विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का पुनः फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम हमारी पृथ्वी के बारे में पुनः फिर से जानकारी लेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंतर्गत उस अध्याय में आने वाली कौन कौन से और टॉपिक हैं। हमारी पृथ्वी जिस प्रकार से हमने पूर्व की वीडियो में जाना था कि पृथ्वी गोल और उनकी गोल है या चपटी है या आंतरिक संरचना के बारे में आज हम पुनः पृथ्वी के उसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ग्लोब अथवा पृथ्वी के जो नक्शे आप देखे होंगे उसमें पृथ्वी के बड़े भाग में नीला रंग का दिखाई देगा। भूगोल में पढ़ा भी होगा नक्शा और भूगोल जिन स्थानों में नीले रंग से दिखाया जाता है वहाँ अधिक मात्रा में पानी होता है। आप ग्लोब देखे होंगे तो ग्लोब की तरह ही हमारी जो पृथ्वी भी है ना, और ग्लोब का जो ऊपर का जो सिरा होता है, आप ग्लोब देखे होंगे तो ग्लोब का जो ऊपर का सिरा है वो उत्तरी ध्रुव होता है और उनका जो नीचे का जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव होता है। अब ग्लोब जो है इस प्रकार से कहा जाए तो इस प्रकार से होता है। तो ऊपर में इस ऐसा बना दिया जाए तो ये एक हिसाब से ग्लोब है, मान के चलते हैं। तो ये ग्लोब है। ठीक है, तो ये ऊपर का जो सिरा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है ना, और जो नीचे वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा, इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो आप सब सफेद रंग का दिखाई देंगे। सफेद रंग यह बताता है कि पृथ्वी का वह भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसमें जो नीला कलर दिखाया जाएगा वो नीला कलर जो है पानी को दर्शाता है। ठीक है ना, और जो सफेद होता है, सफेद कलर, वो पानी को बर्फ को दर्शाता है। तो इस प्रकार से सफेद जो कलर है वो सफेद रंग यह बताता है कि पृथ्वी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। वह स्थान जो है अर्थात उसमें बर्फ जमा हुआ होता है। पृथ्वी में जल, समुद्र, झील तथा नदी द्रव के रूप में ध्रुवों पर ठोस रूप में पाया जाता है। द्रव ठोस जल युक्त क्षेत्र परिक्षेत्र पृथ्वी का जलमंडल कहलाता है। तो विद्यार्थियों की पूरा जो जल है, समुद्र है, झील है, नदी है, ये द्रव के रूप में पाया जाता है। और जो ध्रुव होते हैं ये ध्रुवीय यहाँ पर ठोस रूप में पाए जाते हैं। और जहाँ पर द्रव और ठोस जल युक्त क्षेत्र होता है पृथ्वी का वो जलमंडल कहलाता है। आगे इसमें पृथ्वी की सतह का शेष जो भाग है पीले भूरे रंग का दिखाई देता है। जमीन वाला जो हिस्सा है ना, जो नीले और सफेद को छोड़कर जो शेष भाग में दिखाई देता है, जैसे पीला है, भूरा है, हरा है रंग का दिखाई देता है, वे भाग जो है जमीन या भूमि कहते हैं। पहाड़ तो कहीं खाई कहीं मैदान है ना, और इस क्षेत्र को स्थलमंडल कहा जाता है। आगे देखो बच्चों, तो पृथ्वी
पृथ्वी के जो क्षेत्रफल है लगभग 3/4 भाग जलमंडल, 1/4 भाग स्थलमंडल है। अब पृथ्वी की सतह पर पानी अधिक है और जमीन कम है, तो चारों ओर हवा, हमें हवा दिखाई नहीं देता, किंतु जब वह बहती है तब हमको उनका होने का महसूस होता है, एहसास होता है। वायु की उपस्थिति, जो उपस्थित वायु के जो घेरे होते हैं हम उनको वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल की जो मोटाई है पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। पुनः देखिए कि वायु का जो वायुमंडल है, हमने वायुमंडल की इसमें बात किया था, तो वायुमंडल, तो वायु में क्या क्या होता है, तो वायु में जो है 99% लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और शेष जो भाग है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प के कण तथा अन्य गैस मौजूद होते हैं। ठीक है, ये वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैस है। तो आप बच्चों इनको अपने कॉपी में नोट बनाइएगा, मैं क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में सेंड करूंगा। अगला देखिए बच्चों, तो इसका हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करके भी देख सकते हैं। एक कांच का गिलास लेना है और बर्फ का टुकड़ा लेना है। गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े को डाल देना है। डालने के पश्चात आप सतह का निरीक्षण उस समय पश्चात, ठीक है, और करने के पश्चात आपको वहां दिखाई देती है, कहाँ से आई, तो कहाँ से आई, वायु में जल वाष्प उपस्थित रहता है और गिलास ठंडी सतह के संपर्क में आकर वायु ठंडी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जो जल वाष्प है वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और अब गिलास के बाहरी ओर क्या दिखाई देता है, जल की बूंदे दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, वायु में जो जल वाष्प उपस्थित रहता है, वो वाष्प क्या होता है, गिलास की जो सतह है उसके संपर्क में आता है तो ठंडी हो जाती है, क्योंकि गिलास के अंदर जो है बर्फ होता है, तो बर्फ के कारण जो है उसकी सतह ठंडी होती है, तो वायु उसके संपर्क में आता है, वो भी ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद वो जल वाष्प में बदल जाती है, बाहरी दीवार पर अर्थ दिखाई देती है। इसके अलावा एक और क्रियाकलाप कर सकते हैं बच्चों कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करना है, प्लास्टिक या कांच का बोतल लेना है और उसमें 2 छिद्र वाला कार्क लगा देना है, और या ढक्कन में आप 2 छिद्र कर सकते हैं। कांच की पतली नली लेना है या तो फिर आप जो रिफिल आती है उसको भी आप ले सकते हैं। फलों का रस पीने की जो नली आती है उसको भी ले सकते हैं, स्ट्रा जिसको कहा जाता है ना। अब चूने का पानी लेना, अब क्या करना है बच्चों, उसमें लगभग आपको बोतल में क्या करना है, पानी लेना है, चूने का पानी ले लेना है और उसमें 1/4 भर लेना है। अब उसमें क्या करना है, उसके मुंह में 2 छिद्र वाला जो कार्क है उसको लगा देना है। लगाने के बाद 2 नली लगा देना है जिसका नाम का और था रख देना है। अब नली लगाकर कार्क में छिद्र ना हो उसके लिए क्या करना है, आप कोई भी चिपकाने वाला जो पदार्थ है आप ले सकते हैं। चिपकाने वाले पदार्थ मोमबत्ती ले सकते हैं या आप एमसील आती है, एमसील भी उसमें लगा सकते हैं, जिससे वायु का आदान प्रदान उनके जो लगाए गए छिद्र से ना हो, है ना। और इस प्रकार आप सील कर सकते हैं। और नलियों के आसपास बिल्कुल कोई जगह ना छोड़ी, इसका भी ध्यान रखना है आपको। नली बोतल वाला जो भीतरी सिरा है उसमें चूल्हे का पानी पूरी तरह से डूबा है, जो कारण ली है, और खास सिरा जो है चूल्हे के पानी से ऊपर की सतह पर स्वतंत्र रूप से रहे, जिससे हवा ऐसा करते रहने से वायु जो है बोतल के भीतर पहुंचती है। का वाले
जो नली है उससे हम खा वाले से जब वायु खींचते हैं तो जो का वाला है, आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये का वाला है, तो का वाले जो नली से वायु जो है आने का काम होता है, तो वो आने का काम होता है, तो इस प्रकार से ये बुलबुला आपको दिखाई दे रहा है, बुलबुला उठता है जल में। ठीक है, अब दूसरे कार्यक्रम में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वहां का जो वायु है वहां इस वायु को खींच रहे हैं, तो ये सेकंड वाला जो का वाला है उससे वायु आने का काम हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वायु के बुलबुले को का के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि वायु मौजूद है। ठीक है, आगे आइए बच्चों देखते हैं, आप इसका प्रयोग अपने आसपास भी कर सकते हैं, शाला या घर में, है ना। शाला या घर में जाकर आप इस प्रकार के काम कर सकते हैं, सारे कमरे दरवाजे बंद कर दें और कमरे में पूरी तरह अंधेरा कर लीजिए, और जिस दिशा में सूर्य है या सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस दरवाजे खिड़की को खोलकर आप देख सकते हैं कि प्रकाश का एक संकेत जो अंदर की ओर आएगा, तो अंदर आती हुई जो प्रकाश की किरण है उनको ध्यानपूर्वक देखने पर हमें छोटे छोटे चमकीले कण दिखाई दे देंगे। ये कण क्या है, और ये धूल के कण जो समय के स्थान के साथ कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो वायु में कुछ ऐसे गैसें, मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ये थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस या जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। और करने का मतलब यह है बच्चों कि आप इस क्रियाकलाप को आप करके देख सकते हैं और वायु का जो उपस्थित है या नहीं इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए वायुमंडल की पृथ्वी के लिए सुरक्षात्मक जो आवरण का कार्य करता है, और यह पृथ्वी पर रहने वाली जीवधारियों को सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों तथा अत्यधिक ताप के दुष्प्रभाव से बचाने का काम कर रहा है। आइए आगे की ओर देखते हैं, पृथ्वी तथा सौरमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी तथा सौरमंडल की देखें तो ये बच्चों ये आपका सौरमंडल है, और सौरमंडल में इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, ये मंगल ग्रह, ये बृहस्पति ग्रह, क्षमा करेंगे, ये आपका छठा नंबर का जो है शनि ग्रह है ये, और ये आपका 5वां नंबर का है वो है बृहस्पति, सबसे बड़ी ग्रह है, और ये तीसरा नंबर का है पृथ्वी, ये चौथे नंबर का है मंगल, और ये दूसरा नंबर का है शुक्र, ये पहले नंबर का बुध, ये 8वें नंबर का है आपका वरुण, और ये 7वां जो नंबर पर है वो आपका अग्नि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये पृथ्वी और सौरमंडल, ये सूर्य से, ये सूर्य है केंद्र, तो इस प्रकार से ये लकीर बनी हुई है, इसी कक्षी पथ में सभी जो ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, ये आपका जो नीचे स्क्रीन पर आया है वो उपग्रह है जो मानव निर्मित है, और मानव निर्मित जो उपग्रह होते हैं उसको कृत्रिम उपग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य एक तारा है, जो आप सूर्य देख रहे हैं एक तारा है, और जिससे प्रकाश में ऊष्मा लगातार निकलती रहती है। सूर्य के जो चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड, जैसे मैंने इसका बात किया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति का, तो ये अब कुछ आकाशीय पिंड जो है निश्चित कक्षाओं में, ये कक्षा है, निश्चित कक्षाओं में इनके चारों ओर घूमते रहते हैं, और इन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला देखते हैं, तो सूर्य के ग्रह जो है, मैं आपको इसको बता दिया कि बुध है, इंग्लिश में मरकरी, शुक्र को वेनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, और अरुण को यूरेनस, और वरुण को नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये सभी सूर्य के बढ़ती दूरी के क्रम के अनुसार से है,
और कभी कभी पूछा भी जाता है, तो बिल्कुल बच्चों इनको ध्यान में रखना और इसी प्रकार से लिखना है। और पृथ्वी का जो सबसे निकटस्थ ग्रह को देखें तो इसमें आपका सूत्र दिया हुआ है, लेकिन सबसे निकट ग्रह बुध है। ठीक है, अब इसमें पहले 9 ग्रह माना जाता था, लेकिन कुछ कारणवश ग्रहों की जो संख्या है वो 8 रह गई। 2005 की जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान का जो बैठक हुआ उसके अनुसार से इसका जो ग्रहों की जो संख्या है उसको बदल दिया गया और वैज्ञानिकों द्वारा ग्रहों की जो परिभाषा है वो निश्चित कर दी गई। उसके अनुसार से जो प्लूटो था, जिनको यम कहा जाता है, उसको बदल दिया गया है। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं। तो प्लूटो का जो ग्रह का स्थान अब नहीं है। कुछ ऐसे भी पिंड भी हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है। तो इन ग्रहों के चारों ओर कुछ ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं और इन्हें जो है उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनमें स्वयं का जो प्रकाश होता नहीं है और सूर्य और ग्रह एवं उपग्रह आपस में मिलकर, सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, आपस में मिलकर सौर मंडल का या सौर परिवार का निर्माण करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो जो ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि उपग्रह है। तो उपग्रह का जो प्रकार है, देखें तो उपग्रह के 2 प्रकार है, पहला प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह। अब प्राकृतिक उपग्रह होता क्या है? वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह का परिक्रमा करते हैं, वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं वो प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखें तो बुध और शुक्र को छोड़कर इसके अतिरिक्त सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं। इन 2 ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। ठीक है, आगे देखें बच्चों। तो मानव निर्मित, मैंने पूर्व में बताया था, प्राकृतिक उपग्रह के दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह होता क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है। तो मानव द्वारा जो निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है ना, मानव द्वारा निर्मित और रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, ये क्या कहलाता है? कृत्रिम उपग्रह। ठीक है ना, इनके कुछ उदाहरण है, आर्यभट्ट है, भास्कर है, एप्पल है, इंसेक्ट है। ये भारतीय कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं और ये ग्रहों का जो उपयोग हम दूरदर्शन, आकाशवाणी, ठीक है, प्रसारण जो होता है आपके टीवी में जो दिखाई देता है, सीरियल वगैरह, सिग्नल आप लोग बनाते रहते हैं, तो इसी सैटेलाइट या उपग्रह के माध्यम से हमको दिखाई देता है। अब टेलीफोन भी चलता है सेवा, मौसम का जो जानकारी आप सभी जानते हैं कि आपके मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आ जाता है कि कहीं पर इतना बारिश होने वाला है, कहीं पर बाढ़ आ गया है, कहीं पर भूकंप आने वाली है, ऐसा जानकारी मिल जाता है। तो भूगर्भीय जानकारी भी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो आपके ऊपर स्क्रीन में कुछ उपग्रहों के डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। आर्यभट्ट है, भास्कर है और ये एप्पल है। आगे इसमें देखें तो आर्यभट्ट हमारे देश का महान वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक हुए थे। उनका जो जन्म था
476 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूम रही है, इस बात को उन्होंने बताया था और कहा था कि जिससे दिन और रात होती है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि चांद पर अंधेरा है और वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमक रहा है। आर्यभट्ट ने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम था आर्यभट्टी, जो खगोल शास्त्र के साथ साथ इसमें उन्होंने रेखा गणित, वर्गमूल और खगोलीय आकृतियों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने एक और इसके अलावा पुस्तक लिखा था आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से, जिनको जो विख्यात है। उन्होंने उसमें खगोल गणना के बारे में और शुभ मुहूर्त किस प्रकार से निकालते हैं खगोल विज्ञान की गणना के अनुसार से, और पंचांग कैसे बनाई जाती है, यह आर्यभट्ट सिद्धांत नामक पुस्तक में लिखा हुआ है और जो बहुत ही प्रसिद्ध है। गणित और खगोल के विज्ञान के क्षेत्र में इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और भारत के ऐसे पहले उपग्रह का नाम इसी के नाम पर रखा गया, आर्यभट्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों। आने वाले वीडियो में और आप लोगों को अधिक जानकारी दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।